सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमुरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, अगर ब्रीफ के अंदर देखें सुभाष चंद्र बोस जी को, तो 1920 के अंदर तो इनका आईसीएस में चयन हुआ 4th रैंक से। 21 में इन्होंने इस्तीफा दिया। 1924 में कलकत्ता नगर निगम के सीईओ बने और नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बने। सीआर दास के जो पत्र था फॉरवर्ड, उसका संपादन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। 1928 में नेहरू समिति के सदस्य रहे। 1929 से लेकर के 31 तक अटक के अध्यक्ष रहे। 1930 में कलकत्ता नगर निगम के महापौर बने और 1934 में इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। 3 मई 1939 को, यानी 3/5/1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही, कांग्रेस के भीतर ही। 17 जनवरी 1941 को ग्रेट स्केप, यानी कि भारत से ये निकल जाते हैं, नज़रबंदी से निकल जाते हैं। और उसके बाद में दिल्ली से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मॉस्को, बर्लिन, जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचते हैं। 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रमुख बने सिंगापुर के अंदर, और वहाँ से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज, ये जो आज़ाद हिंद सरकार थी, उसकी स्थापना की सिंगापुर के अंदर। और वहाँ से आज़ाद हिंद फौज का जो ऑपरेशन था भारत पर आक्रमण करने का, वो चलाया ऑपरेशन युगो। और 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ये तो था ब्रीफ, यानी कि ये सब बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। अब इसको पढ़ेंगे विस्तार से, और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि विस्तार से पढ़ने के अलावा आपको अंत में मैं ट्रिक के द्वारा और याद करवा दूंगा। सेशन लंबा होने वाला है क्योंकि आज आप एक ऐसी शख्सियत को पढ़ रहे हो जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप निश्चित तौर पर कह सकते हो कि गांधी जी के बाद में अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो लास्ट में ट्रिक से याद करेंगे। अब इसको पूरा विस्तार से देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में होता है, और इनकी मृत्यु जो होती है वो 18 अगस्त 1945 को। पिता का नाम जानकी दास और माता का नाम प्रभावती। एक ऑस्ट्रियन महिला से शादी करते हैं जिसका नाम क्या होता है, एमिली सेंकल। प्रेम विवाह इनके द्वारा किया जाता है, जिससे इनकी एक पुत्री जन्म लेती है अनीता बोस फोप, जिसका नाम है। प्रारंभिक शिक्षा कटक से हुई और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया 1919 में। और 1919 में बीए करने के बाद में इनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष क्या बने, आईसीएस बने। तो ये कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। वहाँ पर ये आईसीएस की परीक्षा देते हैं। 1920 के अंदर ये आईसीएस की परीक्षा में पास हो जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है, देशबंधु चित्तरंजन दास या सीआर दास। अब देखिए, 1920 में आईसीएस में 4थी रैंक से इनका चयन हो जाता है। यानी कि सोच के देखिए, आज जिस आईएएस के पीछे बच्चे भागते रहते हैं, अभ्यर्थी भागते रहते हैं और अपना पूरा जीवन उसको लेने में लगा देते हैं, तो ऐसी परीक्षा उन्होंने 1920 के अंदर पास कर ली 4थी रैंक से। और इसके ऊपर से उन्होंने क्या किया, गजब ये कर दिया कि परीक्षा में पास होकर अगले ही वर्ष क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र का कारण क्या रहा कि इन्हें देश सेवा करनी थी। तो इनको ये लगा कि मैं अंग्रेजों की नौकरी करते हुए मैं देश की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने 1921 में क्या कर दिया, आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। और आईसीएस से त्यागपत्र देने के बाद में ही 1921 में इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और ये कांग्रेस में शामिल हुए। तो सबसे पहले तो देखिए, गांधी जी के पास गए तो गांधी जी ने इन्हें कहा कि आप क्या कीजिए कि आप सीआर दास के पास जाइए। तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। उसी समय क्या चल रहा था, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन में सुभाष के नेतृत्व में कलकत्ता में युवकों ने नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध किया, जिस कारण से उनको दिसंबर 1921 में 6 माह की जेल हुई। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष ने इसे राष्ट्रीय आपदा का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर इस परिस्थितियों को राष्ट्रीय आपदा कहा गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। देखिए, ये आपको गांधी जी के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा और ये सुभाष चंद्र बोस के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा।
अब देखिए धीरे धीरे इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म होता है तो इनके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी, कि देश की स्वतंत्रता के प्रति जो जज्बा था, उनको गहरा धक्का लगा, गहरी चोट लगी कि एक पूरा आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है। एक ऐसा बड़ा आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है जो गांधी जी के आह्वान पर ही चला है, लेकिन चोरी चौरा हत्याकांड के बाद में क्या कर दिया गया, इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, जिससे पूरे देश के अंदर जो क्रांतिकारी थे उनको ठेस पहुंची थी कि गांधी जी ने यह आंदोलन क्यों बंद कर दिया। लेकिन अब इनको तो क्या करना था, अपने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभानी थी, तो इन्होंने अपना जो रुख था वो किधर कर दिया, स्वराज पार्टी की तरफ मोड़ दिया। तो 1923 में ये स्वराज पार्टी के निर्माण व कार्यों का इन्होंने समर्थन किया था। और CR दास ने एक सरकारी कॉलेज छोड़ चुके विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की, और उसका प्राचार्य किसे बना दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को बनाया। यानी कि इनके जो राजनीतिक गुरु थे उनके द्वारा एक कॉलेज का निर्माण किया गया, नेशनल कॉलेज। वो कॉलेज किसके लिए थी, कि जो असहयोग आंदोलन के समय जो बच्चे जिन्होंने सरकारी कॉलेज छोड़ दिया, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने नेशनल कॉलेज की स्थापना की, और जिसका प्रिंसिपल किसे बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। अब देखिए ये बंगाल से आते हैं, तो बंगाल के अंदर ये क्रांतिकारी जो घटनाएं उनसे जुड़ जाएंगे, और वहीं पर जो स्वराज पार्टी होगी ना, उससे जुड़कर विभिन्न क्रांतिकारी जो, या आप कह सकते हो कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज पार्टी के सचिव के रूप में काम किया, यानी कि बंगाल प्रांतीय सचिव के रूप में इन्होंने क्या किया, काम किया स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी के जो दैनिक समाचार पत्र था बांग्लार का था, उसका संपादन भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। CR दास का पत्र था जो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था फॉरवर्ड, उसका संपादन भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया। यानी जैसे ये स्वराज पार्टी से जुड़े तो स्वराज पार्टी की जो गतिविधियां थी उसके अंदर ये शामिल हो गई। अब देखिए 1924 में जब CR दास कलकत्ता निगम के महापौर बने, यानी कि 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के महापौर बने, तो सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने क्या कर लिया, कलकत्ता नगर निगम का CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अक्टूबर 1924 में बोस को कारावास में बर्मा की मांडले जेल भेज दिया जाता है 3 वर्ष के लिए। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको जेल भेज दिया जाता है, और कहाँ भेजा जाता है, मांडले जेल। और ये मांडले जेल वही है जहाँ पर तिलक ने क्या लिखी थी, गीता। और याद कैसे करवाया था आपको, गीता आंख मांडले, गीता आंख मांडले, यानी कि वही मांडले जेल है जहाँ पर पहले तिलक को भेजा गया था। तो अब सुभाष चंद्र बोस को भी 3 वर्ष के कारावास के लिए भेज दिया गया। 1927 में क्या हुआ, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, और खराब स्वास्थ्य के कारण इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इस समय बंगाल में जब इनको रिहा किया गया तो बंगाल में क्या था कि बंगाल जो कांग्रेस थी उसके अंदर उठापटक चल रही थी। तो इस समय बंगाल में JM सेनगुप्त और BN ससमाल के बीच में कांग्रेस पर अधिकार को लेकर विवाद में बोस ने किसका साथ दिया, सेनगुप्त का साथ दिया। तो जब इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था तो सेनगुप्त का साथ दिया। और उसके बाद में 1928 की बात करें तो 1928 में सुभाष चंद्र बोस नेहरू समिति के सदस्य रहे। अब ये नेहरू समिति क्या थी, देखिए आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब साइमन कमीशन आता है भारत के अंदर तो उसका भारत में लगभग प्रत्येक पार्टी के द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। अब उसी विरोध के दौरान जो भारत सचिव बर्किन हेड होते हैं वो भारतीयों को चुनौती देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कि हम जब भी कोई प्रयास कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, इसका विरोध कर रहे हो। तो अगर आप में हिम्मत है तो आप क्या करो, कोई ऐसा संविधान बना के दिखाओ, अपना ऐसी कोई रिपोर्ट बनाओ, आप हमारे सामने पेश करो जो आपके भारतीयों के संविधान या भारतीयों के संविधान के लिए अच्छी हो। तो इस चैलेंज के रूप में लेकर 1928 में क्या किया गया था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई थी जिसे नेहरू समिति कहा गया। और उस नेहरू समिति के अंदर सुभाष चंद्र बोस क्या थे, सदस्य रहे थे। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है, औपनिवेशिक स्वराज्य। और इस औपनिवेशिक स्वराज्य का विरोध सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों के द्वारा किया गया। यानी कि पिता तो क्या कर रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू तो, और उनका बेटा, स्वयं का बेटा ही जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहा है, उस रिपोर्ट का विरोध कर रहा है। साथ में कौन है, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। तो देखिए भारतीय राजनीति के अंदर अगर आप बात करें कि 2 बड़े नेताओं का उद्भव जो हुआ वो
साइमन कमीशन का जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसी दौरान दो बड़े नेता उभर कर आते हैं, एक तो सुभाष चंद्र बोस और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस नेहरू रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने इसका विरोध किया। तो उसमें एक नाम आया है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि नेहरू रिपोर्ट में ये मांग की गई कि हमें क्या दिया जाए, स्वराज दिया जाए, लेकिन किसके अंडर में, अंग्रेजों के अंडर में रहते हुए हम क्या करेंगे, थोड़ा मतलब हम स्वराज का पालन करेंगे, हम अपने अनुसार क्या करेंगे, देश को चलाएंगे, लेकिन किसके अंडर में रहते हुए, अंग्रेजों के अंडर में रहते हुए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और नेहरू दोनों को ये बात जमी नहीं कि अगर आपको मांग ही करनी है अंग्रेजों से तो किसकी मांग कीजिए, पूर्ण स्वराज की मांग कीजिए। तो इसके बाद में देखिए अगस्त 1928 में बोस ने जवाहरलाल नेहरू की हेल्प से इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन में भी हेल्प की। यानी कि बोस ने जवाहरलाल नेहरू की हेल्प की किसके लिए, 1928 में इन्होंने क्या किया, एक दबाव समूह के रूप में एक इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किया। 1929 से लेकर के 1931 तक सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो अटक के नाम से जानी जाती है, उसके अध्यक्ष रहे। 1930 के अंदर सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के महापौर बने। देखिए 1924 में क्या हो रहे हैं, सीईओ बने रहे हैं, और 1930 में उसी कलकत्ता नगर निगम के महापौर बन रहे हैं। अब हुआ क्या वहां पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए उस समय गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए इन घटनाओं को आपस में आपको जोड़कर ही याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़ रहे हो तो केवल सुभाष चंद्र बोस को ही पढ़ोगे। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी कि साथ में आप गांधी जी को भी पढ़ रहे हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी पढ़ना पड़ेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को जोड़ना सीखिए। तो देखिए उस समय का जो भारतीय राजनीति, उसमें क्या हो रहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया था। अब सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और जिस कारण उनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। और गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इसको अच्छे से तैयार कर लो कि गांधी जी और जो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। उसी समझौते के बाद में सुभाष चंद्र बोस को भी क्या किया गया, रिहा किया गया। एक्चुअल में बात करें तो जो गांधी इरविन समझौता था उसके अंदर क्या एक शर्त थी, जिसमें क्या था कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। तो इसी के दौरान सुभाष चंद्र बोस को भी क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। 1932 में इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, सेऊनी जेल भेजा गया, वहां से क्रमशः उनको जबलपुर और मद्रास भेज दिया गया। 1933 में उनको क्या कर दिया गया, सशर्त जेल से उनको रिहा किया गया। और शर्त क्या थी कि आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको यूरोप ही जाना है और वहां पर आप क्या करवा सकते हो, अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हो। देखिए सुभाष चंद्र बोस का इतना खौफ था अंग्रेजों के अंदर, उनको पता था कि ये क्रांतिकारी व्यक्ति है, अगर इसको खुला छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही तो ये पता नहीं क्या करेगा। इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि आप अपने स्वास्थ्य की जांच हेतु अगर आप यूरोप जाते हो तो ही आपको क्या किया जाएगा, जेल से रिहा किया जाएगा। तो इनको जेल से रिहा किया जाता है। और 1932 से लेकर के 33 से लेकर के 37 तक, कई जगह 1936 तक आता है। ठीक है, तो आपको इन डेट्स के फेर में नहीं पढ़ना, आपको केवल ये याद रखना है कि जैसे ही उनको क्या किया जाता है, जेल से रिहा किया जाता है, तो शर्त ये रखी जाती है कि आप क्या करोगे, यूरोप जाओगे और वहां पर आप अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हो। जब वहां पर यूरोप में जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई होते हैं, बड़े भाई विठल भाई पटेल, वो जेनेवा के अंदर बीमार हो रहे होते हैं। तो उनके अंतिम दिनों में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उनकी सहायता की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है। तो अक्टूबर 1933 में जेनेवा में उनकी क्या हो जाती है, विठल भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने से पहले सुभाष चंद्र बोस ने उनकी देखभाल की थी। तो विठल भाई पटेल ने क्या कर दिया कि अपनी संपत्ति का 3/4 हिस्सा सुभाष के नाम कर दिया। और किस लिए कि वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही भारतीय स्वतंत्रता के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, भारत में रहकर भी, विदेशों में आकर भी किस प्रकार से विदेशी शासकों का समर्थन प्राप्त करना चाह रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी संपत्ति का 3/4 हिस्सा सुभाष के नाम कर दिया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बात पता चली तो उनके द्वारा क्या हुआ, फिर भारत के अंदर मुकदमा दायर किया गया। वो मुकदमा चला, उस मुकदमे के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत भी गए थे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना कि वहां पर जो विठल भाई पटेल थे उनके द्वारा अपनी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी गई थी।
1934 के अंदर इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, 1920 से 34 तक। ये पुस्तक दो भागों में प्रकाशित हुई, एक तो 1920 से लेकर एक 34 तक, और एक उसके बाद में 34 से 42 तक की। तो पहला जो भाग था इनके द्वारा लंदन से भाग प्रकाशित हुआ। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक थी? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। यह पुस्तक दो भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग में क्या है? 1920 से लेकर के 34 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है, जो लंदन से प्रकाशित हुई। देखिए, इसी इंडियन स्ट्रगल में क्या कहा था? गांधी जी की इन्होंने आलोचना की थी। इंडियन स्ट्रगल के अंदर गांधी जी की आलोचना की थी। बात करें सेकंड पार्ट, 1934 से 42 तक का संघर्ष है। इसको लिखने में बोस की पत्नी एमिली सेंकल का महत्वपूर्ण योगदान रहा और रोम से इसे प्रकाशित किया गया। 1934 में ही बोस भारत आए। कहा जाता है कि उनको कहा गया कि उनके पिता बीमार है, तो उनकी बीमारी के कारण वो भारत आते हैं। भारत आते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन थोड़े दिन बाद में उनकी रिहाई कर दी जाती है और वो वापस से कहाँ चले जाते हैं? यूरोप चले जाते हैं। और वहाँ पर जाकर वो एमिली सेंकल, जो एक ऑस्ट्रियन महिला थी, देखिए ऑस्ट्रियन बोल रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा, तो ऑस्ट्रियन महिला थी एमिली सेंकल, उनके साथ में क्या कर लिया? प्रेम विवाह कर लिया। इन घटनाओं को देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार दिमाग के अंदर सोचना पड़ेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने शुरुआत कहाँ से की, कैसे कैसे वो पदों पर रहे, किस प्रकार से यूरोप गए, यूरोप के दौरान उन्होंने क्या किया। इन चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए, यूरोप प्रवास के दौरान 1935 में जो इटली के फांसीवादी नेता है मुसोलिनी, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और उन्हें अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल भेंट की। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि किस नेता को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल भेंट की गई? तो मुसोलिनी को भेंट की। इटालियन क्या थे? नेता थे, फांसीवादी नेता। 1937 में भारत वापस आते हैं। 1937 के जो प्रांतीय चुनाव होते हैं उस समय इनको नजरबंद रखा जाता है और मार्च 1937 में इनको रिहा किया जाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू हो जाते हैं कि आपका जो 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन है, 51वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। तो 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। अब यहाँ से आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रम था अधिवेशन का? 51वां अधिवेशन था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। किस प्रकार से चुना गया? निर्विरोध चुना गया, कोई वोटिंग वगैरह नहीं हुई। सुभाष जी को कांग्रेस का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की बात की। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि एक राष्ट्र को बनाने के लिए एक कम से कम अपने पास क्या होनी चाहिए? एक प्लान होना चाहिए, कोई कमेटी होनी चाहिए जो किस प्रकार से ये तय करेगी कि राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से हो। तो राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की बात की और आगे चलकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लान कमेटी का गठन किया। यहाँ से बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन कि किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया? तो आपको याद रखना, नेहरू जी की अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। लेकिन ये जो निर्णय जो था, ये निर्णय सुभाष चंद्र बोस जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय ये लिया गया था। अब देखिए, इनके अलावा और कुछ प्रस्ताव रखे गए 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। तो इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा सुभाष चंद्र बोस ने? कि राष्ट्र निर्माण की योजना तैयार करने के लिए एक आयोग गठित करना होगा और इस योजना के दो भाग होंगे। देखिए, ये जो अधिवेशन है 19 से लेकर के 21 फरवरी 1938 के बीच में हुआ और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण की योजना को तैयार करने के लिए एक आयोग गठित करना होगा और इस योजना के उन्होंने दो भाग बताए। एक तो बताया कि एक तात्कालिक होगा और दूसरा क्या बताया? दीर्घकालिक। तात्कालिक के उन्होंने 3 उद्देश्यों को निर्धारित किया, 3 उद्देश्यों को अपने सामने रखा। पहला उद्देश्य तो क्या था? कि देश को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना, कि किस प्रकार से हम जो भारतीय हैं वो आत्मरक्षा के लिए किस प्रकार से तैयार होंगे। स्पेशली अगर बात करें तो देखिए, इनका जो झुकाव था वो जर्मनी, इटली, जापान की जो विचारधाराएं थी, सीमित हदों तक इनका झुकाव उस तरफ था। तो इन्होंने ये देखा कि वहाँ के लोगों के अंदर एक
सेना का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उसी से थोड़ा बहुत प्रेरणा लेकिन इनके दिमाग में ये था कि अपने देश के अंदर भी क्या करना चाहिए कि कोई ऐसी सेना हो या इस प्रकार से लोगों को तैयार किया जाए कि जब जरूरत पड़े तो लोग आत्मरक्षा के लिए वो क्या रहें, तैयार रहें। दूसरा जो तात्कालिक इनका जो उद्देश्य था वो था कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना है। और तीसरा जो था कि प्रांतीय और सांस्कृतिक परंपरा को उभरने के अवसर देने। इसके लिए देखो उन्होंने क्या किया कि एक देशव्यापी सामान्य भाषा वाली लिपि को चुनना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको भारत को एकता के सूत्र में बांधना है तो सीधी सी बात है कि एक सामान्य भाषा चुननी जानी चाहिए, एक सामान्य लिपि होनी चाहिए जो सभी लोग एक जैसी भाषा बोलते हो, तभी तो क्या होगा, एकता के सूत्र में देश बंधेगा। और तो उसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने किसका सुझाव दिया, रोमन लिपि या लैटिन लिपि का सुझाव दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर क्या होनी चाहिए, एक समान शिक्षण नीति होनी चाहिए। दीर्घकालिक में उन्होंने क्या बताया कि देश की जनसंख्या जब तक न बढ़ाई जाए जब तक वर्तमान जनसंख्या के भरण पोषण व शिक्षा का प्रबंध नहीं हो। उनका मानना था कि आप ऐसे ही लगे हुए हो जनसंख्या बढ़ाने में, कोई फायदा नहीं है। क्या, कब तक फायदा नहीं है, जब तक जो जनसंख्या है वर्तमान में भारत की उसको क्या नहीं हो जाए, अच्छी शिक्षा नहीं उपलब्ध हो जाए, उनको पेट भरने के लिए अच्छा उनको भोजन नहीं मिले, तब तक क्या हो कि देश की जनसंख्या नहीं बढ़ाई जाए। उसके अलावा हरिपुरा अधिवेशन में कुछ अन्य प्रस्ताव भी रखे गए, पास हुए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागा रानी गौडिन्यू की रिहाई का प्रस्ताव रखा गया। उसके अलावा बंगाल के मिदनापुर जिले की 110 कांग्रेसी संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया और रखा। हरिपुरा अधिवेशन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा संघ की स्थापना हुई। देखिए उनका मानना था कि भारत के अंदर एकता को किस प्रकार से स्थापित किया जाए कि एक जैसी शिक्षा प्रणाली हो, एक जैसी क्या लिपि हो, तो उसी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा संघ की स्थापना की। उसके अलावा जाकिर हुसैन व ई आर्य नायकम को ऑल इंडिया एजुकेशन बोर्ड बनाने के लिए अधिकृत किया गया, जिसमें गांधी जी की सहमति भी थी और जिसका काम क्या था कि 7 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का इनका काम था, ऑल इंडिया एजुकेशन बोर्ड का। अब बात करें 22 फरवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस ने कार्यकारिणी का गठन किया। देखिए ये अपन बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी जो बातें हैं ना, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की बातें। हरिपुरा अधिवेशन में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट रखी थी, देखिए एक बार फिर से दोहराइए। सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात कही, और उसी के फलस्वरूप उन्होंने एक जो बड़े उद्योगपति हैं उनका सम्मेलन बुलाएंगे और उस सम्मेलन के अंदर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या कर दिया जाएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। उसके अलावा वो राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं। अब देखिए फरवरी 1938 में बोस ने कार्यकारिणी का गठन किया। वैसे सीधी सी बात, देखिए आज भी यही होता है ना, कोई भी पार्टी हो ना, वो क्या करती है कि कोई अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव, महासचिव, एक प्रकार से एक पूरा संगठन इसी रूप में कार्य करता है। तो उस समय जब 38 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की तो उनके द्वारा क्या किया गया, कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जयराम, दौलतराम, भूलाबाई देसाई, सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, अब्दुल गफार खान, हरे कृष्णा मेहताब, आचार्य JB कृपलानी, शरद चंद्र बोस, शंकर राव देव को काफ़ी समय बाद में नियुक्त किया गया था। देखिए यहाँ पर आपको ये सदस्यों की संख्या याद नहीं करनी है, ठीक है। ये केवल एक, आप ये जब सदस्यों के नाम देखोगे तो आपको यहाँ से एक ऐसी विचारधारा देखने को मिलेगी कि इन सभी के अंदर जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थोड़ा सा सब सुभाष चंद्र बोस के विचार कहो आप या समाजवादी विचारों से प्रेरित थे, ठीक है, समाजवादी। और अगर समाजवादी में भी अग्रिम विचारधारा की बात करेंगे तो साम्यवादी। अगर जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दे तो उसके अलावा ये सारे के सारे जो नेता थे ये सभी के सभी क्या थे, गांधी जी को मानने वाले थे। वैसे तो देखिए सभी गांधी जी को मानने वाले, लेकिन गांधी जी की विचारधारा को स्पष्ट तरीके से मानने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 1900 आगे देखेंगे, अभी 1939 का जो अधिवेशन आएगा, त्रिपुरी अधिवेशन, उसमें किस प्रकार से लेफ्टिस्ट राइटिस्ट का जो विवाद है वो उभर कर सामने आता है, उसको अभी आगे देखेंगे। तो देखिए 1938 में ये जो
हरिपुरा अधिवेशन था। इसके बाद में मई 38 में जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी CWC ने चीन में मेडिकल दल डॉक्टर M अटल के नेतृत्व में भेजने का निर्णय लिया। उसके अलावा देश के औद्योगिक विकास हेतु कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 2 से 3 अक्टूबर को दिल्ली में उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। हालांकि इस समय जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड में थे, लेकिन उन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और इस समिति की 27 उप समितियां बनाई गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन है ना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए यहां से 1938 और 39 का ये जो दौर था, ये दौर ऐसा दौर था कि जहां सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराएं जो थी वो पूरे भारत के अंदर फैल रही थी और बहुत से ज़्यादा लोग उनसे मोटिवेट हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। और कहीं ना कहीं जो अन्य कांग्रेसी थे या जो गांधी जी के जो अनुयायी थे, उनकी थोड़ी जो चमक थी वो थोड़ी फीकी पड़ रही थी। अब 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, देखिए होता क्या था कि जैसे ही पहला अधिवेशन खत्म होता था उससे पहले ही क्या होता था, अगले अधिवेशन के लिए क्या करते थे, कांग्रेस के लिए चुनाव हो जाते थे कि भाई 1938 में जैसे हरिपुरा का अधिवेशन हुआ तो 1938 का जो 1 साल का कार्यकाल होगा कांग्रेस कमेटी का, उस 1 वर्ष के कार्यकाल के अंतिम समय के अंदर अगले साल के लिए क्या होता था, चुनाव हो जाता था। तो 1938 में जो चुनाव हुए 1939 के कांग्रेस के मतलब जो भी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा उसके लिए, तो वहां पर क्या हुआ कि मतभेद होना शुरू हो गए कांग्रेस स्पेशली गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार तय किया पट्टाभी सीतारामैया को, अगर गांधी जी की बात करें तो, और कांग्रेस की बात करेंगे ना तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चुनाव लड़वाने की घोषणा उन्होंने की थी। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे, ये भी बंगाल से ही आते थे और सुभाष चंद्र बोस भी बंगाल से ही आते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक धड़ा ऐसा है जो सुभाष चंद्र बोस के फेवर में ज़्यादा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ही बलि का बकरा बनूं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो अलग हो जाते हैं, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा क्या बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा और जो सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी, इन दोनों में इस समय बहुत बड़ा डिफरेंस होने लगा था। तो गांधी जी ने एक व्यक्ति को नामित किया जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी जी की तरफ से तो समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया। इसके लिए 29 जनवरी को जो चुनाव होता है जिसमें 1377 वोट तो मिलते हैं पट्टाभी सीतारामैया को और सुभाष चंद्र बोस को मिलते हैं 1580 वोट मिलते हैं। और ये भी कांग्रेस के इतिहास में लगभग 20 वर्षों में ऐसा पहला मामला था कि कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। बाकी देखिए आपने पीछे भी देखा था 38 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध चुने थे, उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी 26 और 37 के अंदर 2 बार लगातार। तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी के दिमाग में ये भी था कि मैं 2 बार चुनाव क्यों नहीं लड़ूं, क्योंकि मेरे से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस का वो अध्यक्ष रह चुके हैं। और सुभाष चंद्र बोस का ये भी मानना था कि मेरे जो विचार हैं, मेरी जो विचारधाराएं हैं, इनका पालन तभी हो पाएगा देश के अंदर जब मैं दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा, तभी जो मेरी विचारधाराएं हैं उसका पालन हो पाएगा और मैं देश को जल्दी से जल्दी आज़ाद करवाने में पथ पर मैं काम करूंगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो चुनाव लड़ने की पहले घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद में पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी समर्थित उम्मीदवार थे, वे सुभाष चंद्र बोस से हार गए। और देखिए ये हार गांधी जी को आप ये कह सकते हो कि पची नहीं, क्योंकि उस समय देखिए गांधी जी का कद बहुत बड़ा था। पूरे भारत के अंदर एक इतना बड़ा कद था कि वो जब चाहे जितना बड़ा आंदोलन शुरू कर सकते हैं, लोगों को अपना समर्थित बना सकते हैं। अब जो गांधी और जो गांधी जी के जो पक्षकार थे, उनका ये मानना था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वो डायरेक्शन क्या थी सुभाष जी की, कि देखिए गांधी जी चाहते थे कि हमें जो आज़ादी मिले वो आज़ादी किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के खिलाफ जाकर ना मिले। खिलाफ जाने का मतलब ये है कि उस समय हालात कैसे थे कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था,
सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे कि साम दाम दंड भेद कोई भी नीति लगाओ और अंग्रेजों को भारत से भगाओ, चाहे इसके लिए हमें चाहे जर्मनी से हेल्प लेना पड़े, चाहे जापान से हेल्प लेना पड़े, चाहे इटली से, किसी भी आदमी से, चाहे मेरे को हिटलर से हाथ मिलाना पड़े, मुसोलिनी से हाथ मिलाना पड़े, किसी से भी हाथ मिलाना पड़े, और मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं करूँगा अगर मेरी चली तो। सुभाष चंद्र बोस का तो ये मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही शुरू होगा तो भारतीयों के पास एक अच्छा मौका है कि अंग्रेज तो क्या होंगे, उस युद्ध के अंदर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे और अपन यहाँ से क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और भारत को स्वतंत्र करा लेंगे। लेकिन गांधी जी ठीक इसके विपरीत थे। गांधी जी का मानना था कि देखिए, गांधी जी का कि जो उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, तो देखिए उद्देश्य दोनों के पवित्र थे। गांधी जी का उद्देश्य भी पवित्र था, भारत की स्वतंत्रता, और सुभाष चंद्र बोस का उद्देश्य भी पवित्र था कि भारत की स्वतंत्रता ली जाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि कोई भी तरीका हो, मैं केवल अहिंसा की बात नहीं कर रहा, चाहे अगर मेरे को हिंसा करनी पड़ेगी तो भी मैं क्या करूंगा, अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का मत था। और गांधी जी का मत था कि स्वतंत्रता तो चाहिए लेकिन हिंसा हम नहीं करेंगे, मार्ग कैसा अपनाएंगे, अहिंसा का अपनाएंगे। तो इन्हीं विचारधाराओं के बीच में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो जाते हैं। और दूसरा चुनाव गांधी जी की मतलब इच्छा नहीं होती है, उसके विरुद्ध, गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध उस समय का देखिए, आप समझिए कि गांधी जी इतने बड़े नेता है, गांधी जी की बात कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन उस समय सुभाष चंद्र बोस जी का जो कद था भारतीय राजनीति में, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बहुत बढ़ गया था, और एक ऐसा धड़ा था जो सुभाष चंद्र बोस के अंडर में रहकर ही क्या चाह रहे थे कि हमें भारत की आज़ादी मिले। और क्योंकि जो उनकी जो विचारधाराएं थी वो तीव्र विचारधाराएं थी, उग्र विचारधाराएं थी उनकी, कि किस प्रकार से अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से यहाँ से बाहर निकालना है। तो ये सारा मामला चल रहा था। अब होता क्या है यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने 31 जनवरी को घोषणा कर दी कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके द्वारा कोई समर्थित उम्मीदवार है वो हार गया, तो उन्होंने ये एक कोटेशन दे दिया कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। जवाब में सुभाष जी ने क्या कहा कि यदि वे देश के महानतम व्यक्ति का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते तो उनकी जीत कैसी है, निरर्थक है। 22 फरवरी को कार्य समिति के 15 में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। अभी जिस मैं कार्य समिति की बात कर रहा था उसमें से देखिए 15 में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने त्यागपत्र नहीं दिया, लेकिन एक किसी मुद्दे के ऊपर उनके विचार सुभाष चंद्र बोस के अलावा थे। उन्होंने केवल लिखित में इस्तीफा नहीं दिया, बाकी उन्होंने जो वक्तव्य उस समय स्पष्ट किया था उससे ये स्पष्ट जाहिर हो गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या है कि बोस जी के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि उनका ये मानना था कि अगर मैं भी इस्तीफा दे दूंगा तो यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो फूट पड़ सकती है, कांग्रेस का विभाजन भी हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां उस समय कायम हो गई। तो देखिए 15 में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दिया, और उन्होंने कारण क्या दिया कि वे एक ऐसे अध्यक्ष के साथ काम नहीं कर सकते जिसने उनके राष्ट्र प्रेम पर सार्वजनिक रूप से लांछन लगाया हो। देखिए जब चुनाव हो रहे थे कांग्रेस के, तो उस चुनाव से पहले सुभाष जी ने क्या कहा था कि जो गांधी है या जो गांधीवादी लोग हैं उनको उन्होंने संघवाद का पक्षधर बता दिया था अपने चुनाव प्रचार के दौरान। और इसी बात को लेकर उन्होंने क्या कहा था कि जो गांधीवादी लोग हैं वो अंग्रेजों से क्या कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। और इसी पूरी बात को लेकर इन कार्यकारिणी सदस्यों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो हमारे राष्ट्र प्रेम पर क्या कर दिया, सार्वजनिक रूप से लांछन लगाया है, अतः हम इनके साथ में काम नहीं कर सकते। अब दूसरे अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब अधिवेशन की बारी आती है, सत्र आयोजित किया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस बीमार होते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में भाग नहीं ले सके, जिस कारण से अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। अगर बात करूँ ना, मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ आरपीएससी की, तो देखिए यहाँ पर अपने सिलेबस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी, हमें उन्हीं को भी पढ़ना है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ भी साथ साथ में क्या हो रही हैं, आपके एकदम क्लियर हो जाएंगी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे। अब बात करें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो क्या कर लिया, जो उद्घाटन सत्र था उसकी अध्यक्षता की। उसके बाद में अध्यक्षीय भाषण हिंदी में तो दिया आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, और इंग्लिश में दिया शरद चंद्र बोस ने
पढ़ा। अब जैसे ही सत्र शुरू होता है तो सुभाष चंद्र बोस की हालत खराब होती है। वो स्ट्रेचर पर क्या होते हैं, सम्मेलन के अंदर आते हैं। त्रिपुरी सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ। 1939 में 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, एक तो हरिपुरा 1938 और एक त्रिपुरी 1939। अब उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा कि वे नए विचारों, विचारधारा, समस्याओं और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आप यहाँ पर समझोगे कि जैसे ही उन्होंने ये भाषण दिया तो जो और कांग्रेसी सदस्य थे, जो गांधीवादी नेता थे, उन्होंने ये बात, उनके दिमाग, ये जो उनके पची नहीं, ये बात कैसे नहीं पची कि उनका ये मानना था कि आप कौन होते हो भाई, आपका विचार क्या होते हैं, आपकी विचारधारा क्या होती है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, उसकी एक विचारधारा है और सभी जो लोग हैं वो मिलकर तय करते हैं, ना कि केवल अध्यक्ष करता है। आप केवल एक संवैधानिक पोस्ट पर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी विचारधारा है, आपके कार्यक्रम है। ये सारे के सारे कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा घोषित कार्यक्रम होते हैं, ये केवल आपके विचार नहीं है। तो यहीं से उनके बीच में टकराहट फिर से शुरू हो जाती है। उनका मानना था, सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए 6 माह का अल्टीमेटम दिया जाए। तो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंग्रेजों को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया कि आप यहाँ से चले जाओ वरना हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अब देखिए, गोविंद वल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव पेश कर दिया कि पुरानी कार्य समिति में विश्वास प्रकट करते हुए गांधी जी के नेतृत्व में और 20 वर्षों से चली आ रही कांग्रेस की नीतियों में पूर्ण आस्था प्रकट करते हुए सुभाष को गांधी जी की इच्छा के अनुसार ही कार्य समिति गठित करने के लिए कहा। यानी गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने प्रस्ताव में क्या रखा कि सुभाष चंद्र, हमारी जो आस्था है वो किसमें है, गांधी जी, और गांधी जी ने जो 20 सालों तक जो कांग्रेस करती आ रही है उन सभी कामों में क्या है, हमारी आस्था है। स्पेशली बात करें अहिंसा वाले काम, उसके अलावा जो अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में जो काम कर रहे थे उन कामों में हमारी आस्था है। तो गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कहा कि सुभाष जी को क्या करना चाहिए, गांधी जी की इच्छा के अनुसार ही क्या करना चाहिए कि नई कार्य समिति का गठन करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर गांधी जी ने इस बात को खारिज कर दिया था कि उन्होंने कह दिया था स्पष्ट रूप से कि अगर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने हैं तो मेरी सहमति की कोई ज़रूरत नहीं है, सुभाष चंद्र बोस को खुद ही क्या करना पड़ेगा, अपनी कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए। इस प्रकार से मतभेद चल रहे थे। इन मतभेदों के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि जब एक अध्यक्ष की बातें नहीं मानी जा रही है, कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं क्या ही करूं। तो उन्होंने एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। उनका भी ये मानना था कि मैं भी इस प्रकार से कार्य अब नहीं कर सकता कांग्रेस के साथ में। तो उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही इस्तीफा दिया तो सुभाष के इस्तीफे पर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें क्या कहा, देश नायक कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा, देश नायक की उपाधि दी, देश नायक कहा। उसके बाद में देखिए धीरे धीरे परिस्थितियां किस प्रकार से बदली। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देंगे तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर क्या करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने, देखिए कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया, याद रखना, कांग्रेस में अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने के बाद में 3 मई 1939, 3/5/1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही रहते हुए एक नए दल, एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अंदर। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो समझने वाली हुआ कि कांग्रेस के अंदर ही, यानी उन्होंने एक नया दल तो बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक, लेकिन वो था कांग्रेस के भीतर ही रहकर उन्होंने काम किया। अब देखिए यहाँ पर याद कैसे करना, 3/5 की सुभाष चंद्र बोस के साथ में क्या किया, 3/5 की, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक नई पार्टी बना ली फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस के साथ में कई अपन कहते हैं ना कि ज़्यादा 3/5 मत करें, तो जैसे ही 3/5 की सुभाष चंद्र बोस के साथ में, जैसे ही 3/5 की, तो उन्होंने क्या कर लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। 3/5 का मतलब 3 मई। अब देखिए सुभाष, अब यहाँ से अगर आप समझना चाहोगे ना तो
सुभाष बनाम गांधी, एक नई विचारधारा निकल कर आएगी इस 38 39 40 के दौर के अंदर कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचार अलग अलग थे। तो देखिए, अगर इनके पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल जो आइडियोलॉजी थी गांधी जी और सुभाष जी की, वो दोनों की अलग अलग थी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो सुभाष जी क्या मानते थे कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी हद तक हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अगर हमें जापान, इटली, जर्मनी के साथ हाथ मिलाना पड़े तो कोई में परहेज नहीं होगा। लेकिन गांधी जी का क्या मानना था, अहिंसा को अपनाकर ही हमें क्या करना है, स्वतंत्रता लेनी है। दूसरी बात थी इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी के अंदर सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। इधर गांधी जी ट्रस्टीशिप सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सुभाष चंद्र बोस आधुनिक शिक्षा, साइंटिफिक व टेक्निकल शिक्षा की बात कही और तभी औद्योगिकरण को सफल बनाया जा सकता है। देखिए, उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा भारत के अंदर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन भारत के अंदर नहीं आएगी तो भारत का औद्योगिकरण नहीं होगा, और औद्योगिकरण नहीं होगा तो भारत स्वतंत्र किस प्रकार से होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर बात करें तो गांधी जी ने अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के खिलाफ थे, कि गांधी जी बिल्कुल भी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। 1937 में उन्होंने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की विचारधारा भी बताई थी, कि जिसे क्या कहा था, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। उनका मानना था कि जो शिक्षा है वो किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस सशक्त केंद्र चाहते थे, यानी कि जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास में ज्यादा हो। उनका मानना था कि सशक्त केंद्र होगा तो ही क्या होगा, भारत का आर्थिक सुधार किया जा सकता है। अगर सशक्त केंद्र नहीं है तो भारत का आर्थिक सुधार नहीं होगा। लेकिन गांधी जी ठीक इसके विपरीत थे। उनका मानना था कि देखिए, सशक्त केंद्र वाली बात अगर बात करते हैं ना तो आप यहाँ सोचोगे कि ये जो सशक्त केंद्र वाली जो विचारधारा थी सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में कहाँ से आई। तो जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर जिस प्रकार से तानाशाह थे वहाँ के, और तानाशाह कोई व्यक्ति होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो क्या करता है, पूरी की पूरी जो पावर होती है वो अपने कंट्रोल के अंदर रखता है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सुभाष चंद्र बोस के ये उदाहरण जरूर दिमाग में पनप चुकी थी कि शुरुआती दिनों में भारत के अंदर क्या होना जरूरी है, सशक्त केंद्र होना जरूरी है। भले ही धीरे धीरे जैसे जैसे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे भारत को सुधार कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले उनका मानना था कि सशक्त केंद्र होना चाहिए। लेकिन गांधी जी कह रहे थे नहीं, कोई जरूरत नहीं है केंद्र सशक्त होने की। अगर कोई भी मामला होता है तो वो ग्राम पंचायतें निपटा लेंगी, केंद्रीकरण की जरूरत कहाँ है। तो उन्होंने स्वराज और ग्राम पंचायतों की बात कह दी। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस पूर्णतः जाति प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन भी किया था। लेकिन गांधी जी ने कहें तो गांधी जी ने अंतरजातीय विवाह का समर्थन कभी नहीं किया। महिलाओं की स्वतंत्रता के समर्थक थे सुभाष चंद्र बोस। और आप देखोगे कि उस समय जैसे आज़ाद हिंद फौज का निर्माण जब करेंगे तो उस समय एक महिला टुकड़ी का निर्माण किया जाएगा। गांधी जी के विचार इससे अलग थे, कि गांधी जी कह रहे थे कि महिलाओं को स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए, लेकिन उनका मानना था कि महिलाओं की जो घरेलू भूमिकाएं हैं ना वो ही महत्वपूर्ण है, अपने परिवार का ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से उनका मानना था। अब देखिए, यहां से गांधी बनाम सुभाष वाली जो विचारधाराएं हैं वो पनप जाती हैं, गांधी बनाम सुभाष वाली। और यहां से दो विचारधाराएं निकलकर आपने देखोगे 38-39 जो 39 का त्रिपुरी अधिवेशन था तो वहां पर दो विचारधाराएं मुख्य रूप से आती है। एक तो लेफ्टिस्ट, कौन सी है, एक तो लेफ्टिस्ट और एक राइटिस्ट। लेफ्टिस्ट का मतलब वामपंथी, राइटिस्ट का मतलब दक्षिणपंथी। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वामपंथी कौन लोग थे? वामपंथी वो लोग थे जिनका मानना था कि जो वर्तमान की जो विचारधारा है जो चल रही है उससे अलग हटकर भारत की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वो किसको ध्यान में रखकर होनी चाहिए, जो शोषित वर्ग है, निचला वर्ग है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, अपने को बदलाव करना चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। दक्षिणपंथी लोगों का मानना था कि जो विचारधारा चल रही है, जो चीजें चल रही है उनको उन्हीं के अनुसार चलने देना चाहिए। जिस प्रकार से जो गांधीवादी लोग थे उनका मानना था कि हमें क्या करना है कि अंग्रेजों के अधीन रहते हुए क्या क्या दे दिया जाए, हमें
डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी उन्होंने। तो ये थे राइटिस्ट, दक्षिणपंथी। इनका मानना था कि जो चीज़ें चल रही है वो ठीक है, धीरे 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 ही बदलाव होगा। लेकिन लेफ्टिस्ट क्या मानते थे कि बदलाव, उग्र बदलाव होना चाहिए, जल्दी बदलाव होना चाहिए। और किसको ध्यान में रख के बदलाव होना चाहिए? जो शोषित वर्ग है, जो निम्न जनता है, जो कृषक है, मजदूर है, उनको देखते हुए बदलाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो विचारधाराएं पनपी, एक तो लेफ्टिस्ट की और एक राइटिस्ट की। और धीरे धीरे देखिए इंडियन स्ट्रगल के अंदर तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तक कह दिया था अपनी बुक के अंदर कि जल्द ही क्या होगा कि कांग्रेस के अंदर क्या होगा, एक वामपंथी विरोध होगा, वामपंथी विरोध होगा, एक वामपंथी आंदोलन होगा। तो ये उस समय का सिनेरियो था 1938-39 के आसपास कि कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा का नेतृत्व तो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे और उनके अनुयायी थे, और एक तरफ गांधी जी थे जो, और उनके अनुयायी जो तो राइटिस्ट कहलाते थे। अब देखिए 22-23 जून को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? 3-5 मत करे, याद करवाया था ना मैंने आपको कि 3-5 मत करे, सीधे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन बंबई में आयोजित किया गया और उद्देश्य क्या था उनका? वही वामपंथी दलों में एकता स्थापित करना और वामपंथी एकजुटता समिति का गठन करना। अब यहाँ पर इस सम्मेलन में उन्होंने किस किस को न्योता दिया? कांग्रेस समाजवादी दल को बुलाया, रेडिकल जो लीग थी, जो उग्र विचारधारा के लोग थे, उनको बुलाया, नेशनल फ्रंट ग्रुप को बुलाया, और फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रतिनिधियों ने भी यहाँ पर इन सभी को क्या किया? सदस्य बनाया। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि कुछ सोशलिस्ट भी थे और जो कुछ वामपंथी थे, उन्होंने इस वामपंथी एकजुटता समिति का विरोध किया था, जिसमें समाजवादी की बात करें तो जयप्रकाश नारायण और एम.एन. राय, इनके द्वारा क्या किया गया था? इस वामपंथी एकजुटता समिति का विरोध किया गया था। और देखिए यहाँ पर ये विरोध क्यों किया गया था? यहाँ पर इन लोगों का मानना था कि अगर इस प्रकार की विचारधाराएं पनपने लग जाएंगी तो जल्दी क्या हो जाएगा? कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में सुभाष चंद्र बोस के जैसी ही विचारधारा होने के बावजूद भी क्या कर दिया? इस वामपंथी एकजुटता समिति का विरोध किया। अब देखिए क्या होता है कि कांग्रेस में पटेल ने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की अनुमतियों के बिना कांग्रेस का कोई भी सदस्य सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लेगा। देखिए टकराव कहाँ से शुरू हुआ था? सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि 6 महीने का अल्टीमेटम दे दो अंग्रेजों को और यहाँ से बाहर खदेड़ो, इनको भगाओ। दूसरी बात क्या कही थी? अगर नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। उनका एक ही मानना था सुभाष चंद्र बोस का कि हम क्या करें, अभी इस समय क्या करें? आंदोलन चलाएं, पूरे भारत के अंदर एक बड़ा आंदोलन चलाएं। लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे। गांधी जी को पता था कि अभी तो मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पीछे स्थगित किया है और अभी जनता थकी हुई है, तो अब आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है। तो गांधी जी का ये मानना था कि अभी कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होना चाहिए और अंग्रेजों को भगाना है तो दूसरे विश्व युद्ध का सहारा नहीं लेना है, ठीक है, अहिंसा का सहारा ही लेना है, धीरे धीरे इनको यहाँ से हटाएंगे। ऐसी विचारधाराएं थी दोनों की। तो देखिए कांग्रेस, पटेल ने क्या कर दिया? प्रस्ताव रख दिया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति के बिना कांग्रेस का कोई भी सदस्य सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लेगा। और इसी के विरोध में फॉरवर्ड ब्लॉक ने सुभाष जी के नेतृत्व में क्या कर दिया? एक अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस मनाया, जिसके फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और जिसके दौरान क्या कर दिया गया? बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया और आगामी 3 वर्ष के हेतु पार्टी के किसी भी पद हेतु उन्हें क्या कर दिया? अयोग्य घोषित कर दिया। देखिए उन्हें ऑफिशियली पार्टी से निकाला नहीं गया। बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष होते हैं उस समय, तो उनको वहां से हटा दिया और पार्टी में किसी भी पद के लिए उनको अगले 3 वर्ष तक क्या कर दिया गया? अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब इनको अयोग्य घोषित करने के बाद में 1940 के अंदर CF एंड्रूज को एक पत्र लिखते हैं गांधी जी, और गांधी जी ने उसमें सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? परिवार का बिगड़ेल बच्चा कहा और मेरा बेटा कहकर पुकारा। ये कोटेशन बहुत बार पूछे गए हैं कि सुभाष चंद्र बोस को परिवार का बिगड़ेल बच्चा या मेरा बेटा कहकर किसने पुकारा, किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। किसमें कहा? एक पत्र लिखा था CF एंड्रूज को, उस पत्र में इन दोनों बातों का विवरण किया गया। अब देखिए घटनाएं पैरेलल चलेंगी, एक तरफ कांग्रेस चल रही है, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस चल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि कोई भी सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं
होना चाहिए। तो देखिए इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत के अंदर घूमे और उन्होंने भारत भर के अंदर घूमकर एक बात का अंदाजा किया कि लोग उनके समर्थन में कम थे, उनका समर्थन लोगों ने कम किया। अब सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बैठ भी नहीं सकते, समर्थन उनको बहुत कम मिल रहा है, पूरे भारत में घूमने से पता चल गया। तो ठीक उसी समय क्या हो रहा था कि कलकत्ता के अंदर एक होलवेल स्मारक है। 1756 के अंदर क्या हुआ था, 1756 में जब अंग्रेज भारत में आए थे, बंगाल के अंदर आए थे, तो वहां पर बंगाल का एक नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। इसने 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया और 2-3 दिन तक बंद रहने के बाद में 123 आदमी मारे गए और केवल 23 आदमी बचे थे। उनमें 23 आदमियों बचने वालों में एक व्यक्ति था अंग्रेज अधिकारी होलवेल, और उस होलवेल का स्मारक है ना बंगाल के अंदर वहां लगा रखा है। तो मुस्लिम जो व्यक्ति थे, जब मुस्लिम जो लीग थी वो क्या कर रही थी कि उनका ये मानना था कि नवाब को केवल बदनाम करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है, बाकी नवाब ने 1756 के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया गया, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। इस घटना का नाम था ब्लैक होल कांड या त्रासदी घटना, ब्लैक होल घटना। अब मुस्लिम लीग और जो मुस्लिम लोग हैं उनका मानना था कि केवल नवाब को बदनाम करने के लिए ऐसी कार्रवाई उन्होंने की थी होलवेल ने, और यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था और उस होलवेल का वहाँ स्मारक बना दिया। तो मुस्लिम लोग उसको हटाना जा रहे थे, होलवेल स्मारक को हटाना चाह रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि क्यों ना इसी चीज़ में मैं शामिल हो जाता हूँ, ताकि लोग, ये जो मुस्लिम लीग है ये भी मेरे पक्ष में आ जाएगी और मैं भी क्या कर देता हूँ, अपना समर्थन दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि 3 जुलाई 1940 को एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे और इस होलवेल स्मारक को वहाँ से हटा देंगे। लेकिन 2 जुलाई 1940 को ही सुभाष को भारत रक्षा कानून की धारा 29 के तहत क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके उनको कलकत्ता जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ से उन्होंने बंगाल के गवर्नर व मंत्रियों को एक खत लिखा, और देखिए ये कोटेशन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना इसको, कि व्यक्ति मरेगा तभी देश जिंदा रह सकेगा। जैसे ही उनको कलकत्ता जेल के अंदर रखा गया, उनको बंदी बनाया गया, तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर और मंत्रियों को एक पत्र लिखा। उसमें क्या लिखा, व्यक्ति मरेगा तभी देश जिंदा रह सकेगा। और यह कहकर के उन्होंने क्या कर दिया, 29 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब अंग्रेज डरेंगे क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है, अगर भूख हड़ताल कर दी और ये मर जाएगा तो पूरे भारत के अंदर क्या हो जाएगा, आंदोलन बड़े स्तर पर होगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि अपना बचाव करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को खराब स्वास्थ्य के कारण 5 दिसंबर 1940 को क्या कर दिया, छोड़ दिया, रिहा कर दिया। और रिहा करके उन्हें क्या कर दिया, कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित उनके घर में नजरबंद कर दिया। देखिए उन्होंने कहा कि इसको रिहा तो कर दो, सुभाष जी को रिहा कर दो, लेकिन रखो कहाँ पर, इनको नजरबंद के अंदर रखो। यानी कि एक पहरा लगा दिया, इनके घर के 24 घंटे पहरा लगा दिया, सिपाहियों को बाहर तैनात कर दिया और पहरा रखना कि सुभाष जी क्या करते हैं, कहीं बाहर तो नहीं जाते, कौन इनसे मिलने आता है, क्या किस प्रकार से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको नजरबंद कर दिया गया इनके एल्गिन रोड स्थित घर के अंदर। सुभाष जी अपने जो भतीजा था उसकी हेल्प से ये क्या हो जाते हैं, 1941 में 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस नजरबंदी से फरार हो गए, और जिसे क्या कहा जाता है, ग्रेट स्केप कहा जाता है। और सुभाष अपने जीवन में लगभग 11 बार गिरफ्तार हुए थे और लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, जेल में बिताए थे, 8 वर्ष। अब ये घटना भी आपको थोड़ी ये समझनी पड़ी जरूरी है कि 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, उसके बाद में कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन होता है 1940 का, वो रामगढ़ के अंदर होता है, झारखंड में। तो सुभाष चंद्र बोस भी इसके पैरेलल काम करते हैं, इसके समानांतर काम करते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया, और ठीक वहीं पर बुलाया जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। तो मार्च 1940 में रामगढ़ में फॉरवर्ड ब्लॉक व किसान सभा सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया और यह तय किया कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों द्वारा सेकंड विश्व युद्ध में भारतीय स्रोतों के उपयोग करने का विरोध किया जाएगा। देखिए सुभाष जी बहुत ही, उस समय की अगर बात करें तो अपने समय से बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थे। तभी देखिए उन्होंने अपना नाम भी तो क्या रखा पार्टी का, फॉरवर्ड ब्लॉक। उनको पहले से ही आभास था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, तो उनका मानना था कि इस युद्ध का फायदा लेना अपने को, तो
कि अंग्रेज तो उधर बिजी होंगे युद्ध करने में, और पीछे से हम क्या कर दें, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दें, जिससे क्या हो जाए, हमें स्वतंत्रता मिल जाए। अब देखिए ग्रेट एस्केप को अच्छे से समझिए। यहाँ ये आपको, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में, कि कहाँ पर उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, नेताजी कहाँ पर कहा गया, इंडियन लीजन की स्थापना कहाँ पर की, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रेट एस्केप, तो जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रेट एस्केप कहा जाता है। अब देखिए 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस मौलवी का भेष धारण करके अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ कलकत्ता से फरार हो जाते हैं, और गोमोह, इंग्लिश में देखिए ऐसे आता है GOMOH, गोमोह, या हिंदी में ऐसे भी लिखा था गोमोह। तो गोमोह रेलवे स्टेशन ये पहुंचते हैं, और वहां से रेल के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली से फिर ये पेशावर जाते हैं। दिल्ली से पेशावर की यात्रा मोहम्मद जियाउद्दीन नाम से ये करते हैं, जो एक भ्रमणकारी निरीक्षक था, पठान था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली से पेशावर की यात्रा सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से की, मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से की। पेशावर से काबुल की यात्रा किस नाम से, किस तरीके से की, एक मूक बधिर तीर्थयात्री के रूप में की। तो मूक बधिर तीर्थयात्री के रूप में काबुल में इटली दूतावास में गए। देखिए पेशावर तो कहाँ है, पाकिस्तान में है, काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में है। तो उनका ये रूट था, देखिए कि ये तो यहाँ से शुरू करें ना, यहाँ से, तो ये आपका बंगाल, कलकत्ता, यहाँ से गोमो रेलवे स्टेशन से दिल्ली गए, दिल्ली के बाद में पेशावर पाकिस्तान में, फिर अफगानिस्तान के अंदर काबुल है, काबुल से गए मास्को, गए मास्को से फिर कहाँ गए, जर्मनी गए, जर्मनी में बात नहीं बनी हिटलर के साथ, तो फिर घूमकर कहाँ जाते हैं, इधर से मेडागास्कर होते हुए, और ये फिर कहाँ चले गए, इधर टोक्यो, जापान। ये रहा आपका जापान। इस प्रकार से इनके द्वारा यात्रा की जाती है। तो एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि किस नाम से, किस भेष बदलकर, या कौन सा भेष बदलकर इन्होंने ये यात्राएं की थी। तो दिल्ली से पेशावर मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से, पेशावर से काबुल में मूक बधिर तीर्थयात्री के रूप में। अब देखिए काबुल में इटली दूतावास में गए, हर देश के अंदर दूसरे देश का क्या होता है, दूतावास होता है। तो काबुल में इटली दूतावास में गए, वहां से ओरलैंडो मोजेटो नाम से जाली पासपोर्ट बनवाया, और इस दौरान इनकी मदद किसने की थी, पेशावर से काबुल की यात्रा में बोस की मदद किसने की थी, भगत राम तलवार के द्वारा की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगत राम तलवार ने इनकी मदद की थी। तो ये जाली पासपोर्ट बनाते हैं ओरलैंडो मोजेटो के नाम से, और फिर यहाँ से काबुल से मॉस्को होते हुए कहाँ चले जाते हैं, जर्मनी में चले जाते हैं, ओरलैंडो मोजेटो के नाम से। अब देखो इसको अच्छे से समझो कि ये मॉस्को क्यों गए, जर्मनी क्यों जाना चाहते थे। इन चीज़ों को अगर आप समझोगे ना तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से, और 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चलेगा। अब 1939 के अंदर ही सुभाष जी क्या चाहते हैं कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए, अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है। यहाँ देखोगे आप, ये तो रहा जर्मनी, ये है इंग्लैंड, ये है फ्रांस, ये है इटली, और इस साइड में है जापान। अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होगा तो दूसरा विश्व युद्ध जो होगा ना वो पूरे विश्व के अंदर होता है, और जहां जहां अंग्रेज शासन करते हैं, जहां जहां उनके उपनिवेश हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां भी वो क्या कर रहे होते हैं, युद्ध या लड़ाई कर रहे होते हैं। अब जब भी वो लड़ाई करेंगे तो सेना कहाँ से बनाएंगे, तो सेना उसी देश की होगी। जैसे मान लो अगर भारत में अंग्रेज रह रहे हैं, यहाँ पर अगर वो लड़ाई करेंगे तो उस लड़ाई के अंदर जो सेना काम में आएगी, उस सेना के अंदर लोग कैसे हैं, भारत के ही तो लोग हैं, भारतीय लोग हैं। अब सुभाष जी ने सोचा कि इंग्लैंड जो विश्व युद्ध में भाग लेगा तो क्यों ना मैं जो इंग्लैंड के दुश्मन देश हैं उनसे मैं हेल्प कर मांगने जाऊं। तो इसी चक्कर में वो कहाँ जाते हैं, देखिए ये रूट आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। गोमो रेलवे स्टेशन से दिल्ली, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मास्को। अब मास्को कहाँ था, रूस के अंदर है। मॉस्को कहाँ पर है, रूस में। तो जब यहाँ से चले थे सुभाष जी तो वो रूस से सहायता लेने जा रहे थे। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि जो रूस है ना वो किसकी बात करता है, साम्यवाद की बात कहता है, मजदूरों की बात कहता है, साम्यवादी विचारधाराएं मास्को के अंदर लोगों में है।
तो मेरे को क्या होगा, एक प्रकार से नैतिक समर्थन मिलेगा और मैं क्या करूंगा, रूस से समर्थन लूंगा अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन जैसे ही जर्मनी के द्वारा रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाता है, सुभाष जी को मॉस्को से निकलकर कहाँ जाना पड़ता है, जर्मनी जाना पड़ता है। और वो जर्मनी में जाकर हिटलर से मिलना चाहते हैं, अपने कुछ कार्यक्रम उनके सामने रखते हैं। यहीं पर जर्मनी में क्या होता है, जो इंडियन लीजन टुकड़ी बनाई जाती है सेना की, जो इस अफ्रीका के अंदर से जो युद्ध, जो प्रिजनर ऑफ वार्स होते हैं, प्रिजनर ऑफ वार्स यानी कि जो युद्ध बंदी होते हैं, उनको मिलाकर एक टुकड़ी बनाते हैं जिसका नाम क्या रखा गया, इंडियन लीजन रखा गया। लगभग 4000 के आसपास उसके अंदर जो प्रिजनर ऑफ वार्स होते हैं ना, POW, वो होते हैं। उसके अलावा स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, बर्लिन रेडियो की स्थापना की। बर्लिन जर्मनी के अंदर ही शहर है, वहाँ पर बर्लिन रेडियो की स्थापना की, या उसे आप आज़ाद हिंद रेडियो भी कह सकते हो। यहीं से उन्होंने जय हिंद का नारा दिया बर्लिन से, और यहीं पर ये जो टुकड़ी थी सैनिकों की, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, नेताजी कहा, और इसके बाद में हिटलर के द्वारा इन्हें नेताजी कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर जर्मनी से संबंधित, कि जर्मनी में उन्होंने क्या क्या काम किए। अब जैसे ही जर्मनी में क्या होगा, हिटलर से बात नहीं बनेगी, तो ये कहाँ चले जाएंगे, जर्मनी से कहाँ चले जाते हैं, ये सीधा जापान आते हैं, टोक्यो। अब जर्मनी से जब ये चलेंगे तो देखिए, जर्मनी का समर्थन लेके यहाँ से इनकी जो पनडुब्बी है U-180, जर्मन जो पनडुब्बी है इसका नाम है U-180, U-180, इससे वो यहाँ तक आएंगे, मेडागास्कर तक, इससे आगे नहीं जाएंगे। और इधर से टोक्यो से क्या होगी, एक पनडुब्बी और आएगी जिसका नाम है I-29। यहाँ पर वो मेडागास्कर के अंदर क्या करेंगे, अपनी पनडुब्बी बदलेंगे, U-180 से उतरेंगे और I-29 में बैठेंगे, और यहाँ से फिर वापस कहाँ चले जाएंगे, टोक्यो चले जाएंगे। तो देखिए, टोक्यो से फिर क्या होगा, टोक्यो से फिर कहाँ आ रहे हैं, सिंगापुर आ रहे हैं, और सिंगापुर में वो क्या करेंगे, दिल्ली चलो का नारा देंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, उसके प्रमुख बनाया जाएगा इनको, रास बिहारी बोस के द्वारा। INA का पुनर्गठन किया जाएगा, और यहाँ पर ही रहकर क्या करेंगे, अस्थायी सरकार का गठन करेंगे। अब देखिए, इसको समझो आगे अच्छे से। जर्मनी में इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। जर्मनी में इनका स्वागत किया गया, रिबेनट्रोप के द्वारा स्वागत किया। अब इन्होंने जर्मनी में जाते इन्होंने 3 प्रस्ताव रख दिए सुभाष जी ने। इन्होंने कहा कि हमें जर्मन रेडियो के द्वारा ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने की अनुमति मिले। दूसरा कहा कि जर्मनी में जो युद्ध बंदी हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वार हैं, उनसे मैं क्या करूं, आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की हमें अनुमति मिले। और जर्मनी अपने सहयोगी देश इटली, जापान के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता की संयुक्त घोषणा करे। तो इन तीनों बातों में ये 2 बातें तो मान ली, पहली 2 ये बात उनकी नहीं मानी गई। फलस्वरूप देखो क्या होगा कि जर्मनी के अंदर ही स्वतंत्र भारत केंद्र या फ्री इंडिया सेंटर या इंडिया इंडिपेंडेंस सेंटर की स्थापना की गई। देखो, किसी भी नाम से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, या स्वतंत्र भारत केंद्र हो, या फ्री इंडिया सेंटर, या इंडिया इंडिपेंडेंस सेंटर, ठीक है। तो सुभाष जी के द्वारा बर्लिन जर्मनी के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। इसके प्रमुख सदस्य होते हैं MR व्यास, गिरिजा मुखर्जी, नामबिहार आदि। उसके अलावा प्रचार करने के लिए क्या चाहिए, रेडियो चाहिए। तो यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, बर्लिन रेडियो या स्वतंत्र भारत रेडियो या आज़ाद रेडियो यहाँ से शुरू किया। इस रेडियो से 7 भारतीय भाषाओं में प्रसारण होता था, और इस दैनिक प्रसारण की जिम्मेदारी किसकी थी, MR व्यास की थी। तीसरा काम यहाँ पर इन्होंने किया, जर्मनी में इंडियन लीजन या फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की। दिसंबर 1941 में बर्लिन में 4000 युद्धबंदियों से इंडियन लीजन का गठन किया गया। जो अफ्रीका के अंदर जो युद्धबंदी बनाए गए थे, उन युद्धबंदियों 4000 व्यक्तियों से क्या कर दिया, इंडियन लीजन का गठन कर दिया, और जिसका मुख्यालय बर्लिन में कहाँ रखा गया, ड्रेसडेन में रखा गया। और इसी टुकड़ी के द्वारा सबसे पहले फिर जर्मनी में ही क्या किया जाता है, पहली बार भारतीय सैनिकों द्वारा नेताजी कहा जाता है। देखिए, जो हिटलर था उसकी उपाधि थी डेल फ्यूरर, जिसका मतलब भी वास्तविक अर्थ क्या होता है, नेताजी होता है। तो यहाँ पर सेना ने जो इन्होंने इंडियन लीजन बनाई थी, इसके सैनिकों ने इन्होंने क्या कह दिया, नेताजी कह दिया। उसके बाद में हिटलर ने भी क्या कह दिया, नेताजी कह दिया। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर है ना, दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे बिल्कुल भी, या तो आएगा कि जो इंडियन लीजन सैनिक है वो आएगा, या फिर हिटलर आएगा। तो आपको ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए उसका आंसर चूज करना है, क्योंकि दोनों ने क्या कहा, नेताजी का। हिटलर भी नेताजी कहते हैं, और ये जो सैनिक होते हैं इनके द्वारा भी क्या कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। तो सोच के देखे,
सुभाष जी का दिमाग देखिए कितना फॉरवर्ड आगे चल रहा है। मैं बार बार ये नाम क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष जी का दिमाग कितना फॉरवर्ड है कि मतलब किसी भी देश में चले जाओ, उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश सेना है उसमें भारतीय लोग हैं, और जहां जहां ब्रिटिश हार रहे हैं वहां वहां उन युद्ध बंदियों से क्या कर ले, अपन एक ही प्रकार से क्या कर लें, सेना बना लें। वो सेना बनाएंगे तो क्या होगा, वो जो सामने वाला देश है ना वो भी क्या करेगा, सहायता करेगा। क्योंकि देखिए अगर मान लो युद्ध बंदी हैं, तो आप अगर उसको पकड़ के रख रहे हो युद्ध बंदियों को, तो बहुत सा उनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। उनका भोजन, स्वास्थ्य, उनको रहने की सुविधा के लिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ, जापान में जब बोस जाएंगे तो वहां पर भी ऐसा ही होता है कि वहां पर भी क्या कर लेते हैं, वो एक टुकड़ी का निर्माण कर लेते हैं। उसके अलावा हिटलर से इन्होंने मुलाकात की, 29 मई 1942 को इन्होंने मुलाकात की, और जो मुलाकात असफल रहती है। और इस मुलाकात में एक दुभाषिया था, दो भाषाओं का ज्ञाता वॉन ट्राट, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है हिटलर से मुलाकात करवाने में। देखिए अगर बात करें तो सुभाष जी और हिटलर की जो मुलाकात हुई, इसमें कुछ सुभाष जी ने अपने वक्तव्य भी रखे हिटलर के सामने कि वो दुनिया का इतना बड़ा तानाशाह, लेकिन सोच के देखिए सुभाष जी की कितनी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत रही होगी कि उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को यहाँ तक कह दिया है कि हिटलर की एक आत्मकथा थी मीन कैंप, उसमें उन्होंने भारत के खिलाफ कोई गलत बातें लिखी थी। तो हिटलर को सुभाष जी ने यहाँ तक कहा कि आपने जो बातें लिखी है मीन कैंप में, वहां से आप उनको क्या कर लो, हटा लो, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया। इतने बड़े देशभक्त। 13 मार्च 1942 को बर्लिन रेडियो से भारतीयों को भाषण दिया, और भाषण का अंत उन्होंने कहा, किस रूप में किया, क्रांति अमर रहे के रूप में उन्होंने किया। अब जैसे ही उनकी वार्ता असफल होती है, तो उनका एक ही मकसद होता है कि मैं अब कहाँ चले जाऊँ, दक्षिणी पूर्वी एशिया। देखिए यहाँ है जर्मनी, और ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया कहलाता है, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा वगैरह जो देश है ना, ये पूरे के पूरे आते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर। तो उनका मानना था कि अब यहाँ जर्मनी में सफलता नहीं मिली तो मेरे को कहाँ जाना है, दक्षिणी पूर्वी एशिया जाना है, और स्पेशली फिर कहाँ जाना है, जापान के अंदर जाना है। क्योंकि जापान उस समय जर्मनी के साथ युद्ध में लड़ रहा था। देखिए एक तरफ तो थे मित्र देश और एक तरफ थे धुरी देश, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से थे, धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान, धुरी राष्ट्रों में। तो सुभाष जी का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन क्या है, दोस्त है। तो जर्मनी में सहायता नहीं मिली तो जापान में चलो। तो वो अब यहाँ से क्या होंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर जापान के अंदर किस प्रकार से उनका स्वागत होता है उसको देखिए कि 9 फरवरी 1943 को जर्मनी से जापान के लिए वे रवाना हो जाते हैं कील बंदरगाह से। इनके साथ में व्यक्ति होता है आबिद हुसैन, और बोट कौन सी काम में ली उन्होंने, जर्मनी की बोट थी U-180। इससे वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और 28 अप्रैल को मेडागास्कर के पास में जापानी नाव I-29 में वे शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए मेडागास्कर के बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश एरिया आ जाता है, तो जर्मनी वहाँ से वापस चले जाती है, जर्मन पनडुब्बी, और यहाँ से क्या होती है, जापानी बोट आती है। और आप ये देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एकमात्र एक ऐसा उदाहरण ये है कि एक सिंगल पर्सन के लिए कोई पनडुब्बी एक देश से दूसरे देश में जा रही हो यात्रा के लिए, तो ऐसा अनूठा उदाहरण ये एक ही देखने को मिलेगा कि सुभाष जी के लिए जर्मन पनडुब्बी जर्मनी से चल रही है, और जापानी पनडुब्बी जो है I-29 दूसरी साइड से आ रही है। इस जापानी पनडुब्बी जो नाव थी या पनडुब्बी आप कहोगे, इसका कोड क्या, नाम क्या रखा गया था, मत्सु, और सुभाष जी को क्या नाम दिया गया, मत्सुदा नाम दिया गया। 16 मई को टोक्यो पहुंचे, वहां पर जापान के प्राइम मिनिस्टर तोजो ने उनका स्वागत किया, और टोक्यो से वह कहाँ चले जाते हैं, सिंगापुर। 2 जुलाई को वहां पहुंच जाते हैं। देखिए सिंगापुर क्या था, सिंगापुर एक ऐसा एरिया था जो अंग्रेजों का सैनिक अड्डा था। अंग्रेजों ने सिंगापुर के ऊपर क्या कर रखा था, अपना अधिकार कर रखा था। लेकिन फरवरी 1942 में जापान क्या कर लेता है, वहां पर ब्रिटिश सेना को हरा देता है, और उस ब्रिटिश सेना में भारतीय लोग होते हैं। उन्हीं भारतीय लोगों से क्या कर दिया जाता है, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। लेकिन जैसे ही मोहन सिंह
और जो जापानी अधिकारी होते हैं उनमें असमंजस स्थापित होता है कि जापानी तो ये चाहते हैं, देखिए मोहन सिंह पहले व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे हैं, और इनका मानना था कि वहाँ पर जो 40,000 जो प्रिजनर ऑफ वार्स हैं, जो कैदी हैं, उनके मिलाकर 40,000 को क्या कर लिया जाए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया जाए। लेकिन जापानी कह रहे हैं कि नहीं, 2,000 व्यक्तियों को लेकर आप क्या कर दो, आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दो। जापान का ये मानना था कि धीरे धीरे देखिए जापान भी क्या हो रहा था, बर्मा की तरफ बढ़ रहा था और भारत की ओर आक्रमण करने को बढ़ रहा था। जापानियों का ये मानना था कि अगर 40,000 की फौज अगर ये बना लेते आज़ाद हिंद फौज, तो जैसे ये भारत में जाएंगे तो हो सकता है कि ये वापस पलट दें और हमें आक्रमण ना करने दें और हमारे खिलाफ ही क्या कर दें, बगावत कर दें। तो जापानियों का ये मानना था। दूसरा, जापानियों का मानना था कि जो ये आज़ाद हिंद फौज की टुकड़ी होगी ना, ये आगे आगे यही रहेगी, ताकि मरे ना तो भी क्या मरे, ये भारतीय जो सैनिक है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक है ना, यही मरे। तो इस प्रकार से जो मतभेद उत्पन्न हुए मोहन सिंह के बीच में और जापानियों के बीच में, जिस कारण से जो पहला चरण होता है आज़ाद हिंद फौज का, वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है और आप मोहन सिंह को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में देखिए रास बिहारी बोस में आपको पढ़ाया था मैंने कि थाईलैंड जो बैंकॉक सम्मेलन होता है वहाँ पर एक औपचारिक घोषणा की जाती है आज़ाद हिंद फौज की। अब रास बिहारी बोस को भी ये लगने लगता है कि उनकी भी एज हो जाती है, उनको भी ये लगता है कि अब इस फौज को संभालने के लिए एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि जब बैंकॉक सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर एक प्रस्ताव रखा था कि इस सेना के लिए जो इंडियन नेशनल आर्मी है या जो आज़ाद हिंद फौज है, इसके नेतृत्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस को बुलाना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस भी इसीलिए क्या हो गए, फिर वो टोक्यो से कहाँ आएंगे, सिंगापुर आएंगे। तो देखिए सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस, तो सिंगापुर में उन्होंने क्या क्या किया गया, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी IIL का प्रमुख बना दिया। तो आपको ये याद रखना है कि सुभाष जी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रमुख कब बन गए थे, 4 जुलाई 1943 को बन गए थे। और बनते ही इन्होंने क्या कर दिया, नेताजी ने क्या कर दिया, आज़ाद हिंद फौज द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध आक्रमण करने की घोषणा कर दी। इस दौरान इन्होंने नारे भी दिए, दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 25 अगस्त 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और उसके प्रमुख खुद बने, यानी इनका पुनर्गठन करते हैं और इनके कुछ मुख्यालय बनाए। सिंगापुर में इसका मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर। उसके अलावा रंगून में भी क्या किया गया, आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर बनाया गया। INA की एक बात करें तो 2 डिवीजन थी, 2 ब्रिगेड आप कह सकते हो। जो INA की जो ब्रिगेड या रेजिमेंट थी उसमें 2 डिवीजन थी। एक डिवीजन में तो क्या थी, गांधी ब्रिगेड थी, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, और उसके बाद में कुछ समय बाद में सुभाष ब्रिगेड और झांसी ब्रिगेड बनाई गई। दूसरी डिवीजन के अंदर फर्स्ट इन्फेंट्री और सेकंड इन्फेंट्री थी, जिसका नेतृत्व प्रेम सहगल कर रहे थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि गांधी ब्रिगेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, इनायत खान के द्वारा। आज़ाद ब्रिगेड का नेतृत्व गुलजारा सिंह के द्वारा। नेहरू ब्रिगेड का गुरदयाल सिंह ढिल्लो के द्वारा। सुभाष ब्रिगेड का नेतृत्व कौन करते हैं, शाहनवाज खान करते हैं। और झांसी ब्रिगेड ये महिला विंग थी इसकी, जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी, और उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, लक्ष्मी स्वामीनाथन के द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ जो ये आज़ाद है ना, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, उनके नाम पर ये आज़ाद ब्रिगेड है, और ये झांसी की रानी के नाम पर झांसी ब्रिगेड बनाई गई। ये सब काम कहाँ पर हो रहे हैं, सिंगापुर के अंदर। उसके बाद में देखिए सिंगापुर के अंदर आज़ाद हिंद सरकार या भारतीय सरकार या अस्थायी सरकार का गठन सुभाष जी के नेतृत्व में किया गया। और ये तारीख पूछी जाती है कब किया गया, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार या अस्थायी सरकार का गठन किया। इस सरकार के अंदर इन्होंने जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का और सेनापति का, तीनों पद अपने पास रखे। देखिए यहाँ पर वो विचारधाराएं आपको देखने को मिल रही होगी, जो फांसीवादी विचारधाराएं थी इटली की, जो जर्मनी की, ठीक है ना, कि शक्तियों का क्या होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी आपको वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनापति, तीनों पद अपने पास रखे। वित्त मंत्रालय जो था, अब देखिए अगर सरकार बना रहे तो देखिए सीधी सी बात है, मंत्री भी होंगे। तो जो वित्त मंत्रालय का जो प्रभार था उस AC चटर्जी को दिया गया,
प्रचार मंत्रालय का SAIR को दिया गया। महिला संगठन का प्रभार जो था वो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया। और बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर सरकार के मुखिया के रूप में कैथ हॉल में शपथ ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ पर? सिंगापुर के अंदर कैथ हॉल में शपथ ली। और क्या शपथ ली? कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत व भारत के 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र कराऊंगा। ये फैक्ट पिछले फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष जी के बारे में गलत है। तो वहां पर यह कथन दे रखा था कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत व भारत के 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र कराऊंगा। कहां पर? सिंगापुर के कैथ हॉल के अंदर अस्थायी सरकार के निर्माण के समय 21 अक्टूबर 1943 को। जैसे ही सरकार बनती है तो जो जापान होता है, भाई सीधी सी बात करो कि ये पूरा का पूरा सहयोग कौन सा देश दे रहा है? जापान दे रहा है। तो उसके अलावा जो जापान है और जापान के अलावा जो जापान के जो विचारधारा के जो देश हैं, ठीक है, वे सभी देश भी क्या करेंगे? धीरे धीरे इस जो सरकार बनाई जाती है अस्थायी सरकार, उसको मान्यता दे देते हैं। तो 9 देशों के द्वारा इनको मान्यता दी गई। 21 अक्टूबर की ये बात है। 23 अक्टूबर को क्या किया जाता है? जापान के द्वारा इसे मान्यता दे दी जाती है सरकार को। फिर धीरे धीरे क्रोएशिया, बर्मा, जर्मनी, नानकिंग, मंचूको, इटली, थाईलैंड और फिलीपींस, इन 9 देशों के द्वारा इस सरकार को मान्यता दे दी जाती है। आयरलैंड नेताजी को क्या करता है? व्यक्तिगत अभिवादन करता है, प्रशस्ति पत्र भेजता है। अब अक्टूबर 1943 में INA ने बैंकॉक के रास्ते, ये कहां पर है? थाईलैंड के अंदर है बैंकॉक, अंडमान व निकोबार को जीतकर भारत में मिला लिया। व नवंबर 1943 में जापान ने अपनी मान्यता दे दी और अंडमान व निकोबार के नाम बदले गए। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। देखिए, INA के अंदर भारतीय ही होते हैं। इन्होंने अंडमान निकोबार और साथ में जापानी सेना होती है, तो इन्होंने अंडमान निकोबार को जीत लिया। जीतकर जापानियों के द्वारा क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को ये अंडमान और निकोबार सौंप दिए गए। और वहाँ पर फिर क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और अंडमान और निकोबार का नाम बदल कर क्या कर देते हैं? अंडमान का नाम तो शहीद और निकोबार का स्वराज द्वीप कर देते हैं। और वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया जाता है? AS लोकनाथन को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। यानी कि इसके बाद में वहाँ पर कौन चलाएगा, कौन नियंत्रण रखेगा? AS लोकनाथन अंडमान निकोबार द्वीप का प्रशासन संभालेंगे। अब देखिए ऑपरेशन यूगो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन यूगो आजाद हिंद फौज का भारत पर आक्रमण करने का अभियान था। ऑपरेशन यूगो यानी कि आजाद हिंद फौज भारत पर आक्रमण करे और वहां से अंग्रेजों को खदेड़ फेंके। ये आक्रमण का नाम क्या था? ऑपरेशन यूगो, जिसमें INA को रंगून, मांडले, अराकान होते हुए भारत में क्या करना था? प्रवेश करना था। फरवरी 1944 में सुभाष ब्रिगेड ने अराकान मोर्चे पर ब्रिटिश टुकड़ी को हरा दिया और 18 मार्च 1944 को INA पहली बार भारतीय सीमा में प्रवेश किया। 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग पर इन्होंने कब्जा किया। अब देखिए, यहां से ये फैक्ट पूछा गया था BRPSC की एग्जाम में, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंतर्गत, कि 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग पर इन्होंने कब्जा कर लिया आजाद हिंद फौज के द्वारा। AC चटर्जी को मुक्त करवाए गए क्षेत्रों का पहला गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। यानी कि मणिपुर के अंदर जो भी इन्होंने क्षेत्र अंग्रेजों से मुक्त करवाए थे, वहां पर AC चटर्जी को क्या कर दिया गया? गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और ये जो मोरांग पर इन्होंने नियंत्रण किया था, इन्होंने कर्नल शौकत अली के नेतृत्व में इस सैनिक टुकड़ी ने नियंत्रण किया था। तो एक टुकड़ी तो किधर जा रही है? मोरांग की तरफ जा रही है, और एक टुकड़ी किधर जा रही है? इम्फाल की तरफ जा रही है। तो अप्रैल में ही क्या कर लिया गया था? इन्होंने इम्फाल को भी घेर लिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद में क्या होता है कि भारी वर्षा होती है, जिससे आज़ाद हिंद फौज का संपर्क जापानियों के साथ टूट जाता है। उसके अलावा जापानियों का जो तरीका होता है भारतीयों के साथ, वो बहुत ही खराब रवैया रहता है। उनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है भारतीय सैनिकों के साथ में, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ में, जिस कारण से क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पर जो आज़ाद हिंद फौज होती है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो रंगून से घोषणा करते हुए गांधी जी को पहली बार क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। और उस घोषणा में क्या कहा कि भारतीय स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है, राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दे। यानी 6 जुलाई को रेडियो रंगून से इन्होंने गांधी जी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। और भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या लिया? आशीर्वाद लिया। अब क्या होता है कि
धीरे धीरे आईएनए हार जाती है और बोस 1945 में सिंगापुर गए, सिंगापुर से वो फार्मोसा द्वीप गए। ठीक है, 18 अगस्त 1945 से वे हबीबुर रहमान के साथ जापान के लिए उड़ान भरी और ताइवान के ताइकू हवाई अड्डे पर उनकी हवाई दुर्घटना में वो शहीद हो जाते हैं। और इसी समय क्या होता है कि जापान भी क्या कर देता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या कर देता है कि आत्मसमर्पण कर देता है ब्रिटिश के सामने, अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही जापान आत्मसमर्पण करेगा वैसे ही क्या हो जाता है कि आज़ाद हिंद फौज हार जाती है। और अब यहाँ पर देखिए प्रमुख कथन कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। देखिए मेरे को यहाँ पर दो फैक्ट मिले, एक तो सरोजनी नायडू, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन मुझे जो ऑथेंटिक लगा वो लगा कि सुभाष चंद्र बोस को जो ज्वलंत तलवार कहा गया वो किसके द्वारा कहा गया? सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? गांधी जी ने कहा। देश नायक किसने कहा? देखिए देश नायक भी आ सकता है, राष्ट्र नायक भी आ सकता है। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। कब कहा था? जैसे ही उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था उस समय कहा था। बोस की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? इंडियन पिलग्रिम, भारतीय तीर्थयात्री, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। तो इनकी क्या ऑटोबायोग्राफी है, खुद के द्वारा लिखी गई थी, इनकी आत्मकथा है। 1937 में इन्होंने यूरोप में लिखी थी। इंडियन स्ट्रगल अपने पीछे भी पढ़ा है। इसमें एक अध्याय है गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर। अगली जो बुक है वो हफटोय के द्वारा लिखी गई द स्प्रिंगिंग टाइगर, जो क्या है? सुभाष की जीवनी है। बोस की मौत का पता लगाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग आयोग का गठन किया गया। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक आयोग का गठन किया था। फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी के काल में जीडी खोसला आयोग का गठन किया गया। वाजपेयी की सरकार में मनोज कुमार मुखर्जी आयोग का गठन भी किया गया। लेकिन आज तक क्या है कि भारत के अंदर ये स्थिति है कि अभी तक पता नहीं चला कि सुभाष जी की जो मृत्यु थी वो किन कारणों से हुई थी। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से ना आप इस मैप को अच्छे से समझो। इनकी यात्रा से क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने यात्रा की थी। इस मैप को अगर याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा कि गोमो रेलवे स्टेशन से शुरू होते हैं बंगाल कलकत्ता के अंदर से, फिर कलकत्ता से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से पेशावर, काबुल, काबुल से रूस, मॉस्को, मॉस्को में बात नहीं बनी तो कहाँ गए? जर्मनी गए। जर्मनी में नेताजी की उपाधि ली, जय हिंद का नारा दिया, बर्लिन रेडियो बनाया, स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और इंडियन लीजन की स्थापना की। फिर हिटलर से मुलाकात की, बात नहीं बनी तो फिर कहाँ गए? U-180 जर्मन पनडुब्बी की सहायता से U-80 से होते हुए मेडागास्कर तक तो आए U-180 में, और मेडागास्कर से फिर क्या किया? जापानी पनडुब्बी आई I-29, उससे फिर वो कहाँ चले गए? टोक्यो चले गए। टोक्यो से वो कहाँ आते हैं? सिंगापुर आते हैं। सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन करते हैं यहाँ पर, और INA का पुनर्गठन किया जाता है। फिर यहाँ से ये थाईलैंड रहा, थाईलैंड आए बैंकॉक के अंदर। बैंकॉक से आप कहोगे कि ये अंडमान निकोबार है, इसे जीता। फिर यहाँ से गए रंगून, रंगून से मांडले, मांडले से म्यांमार, फिर म्यांमार से फिर सीधा आए यहाँ पर, और यहाँ से फिर इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है? फार्मोसा द्वीप के ऊपर ही इनकी मृत्यु होती है। तो इसको अच्छे से समझो आप। ये नीचे जावा, सुमात्रा दिए गए हैं। अब देखिए आजाद हिंद फौज के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो सैनिक थे वे क्या थे? ब्रिटिश सरकार के सैनिक थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी, तो उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। लगभग 20,000 कैदियों पर क्या किया गया? मुकदमा चलाया गया। 10 मुकदमे चलाए गए, 10 मुकदमे चलाए गए, जिनमें से एक मुकदमा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाल किले का मुकदमा या INA का मुकदमा, जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चला। 5 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर 1945 को मुकदमा चलाया गया। किन किन पर चलाया गया? मुख्य थे प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, और इन तीनों को क्या कर दिया गया? फांसी की सजा सुनाई गई। एक्चुअल में आप देखोगे, जैसे मैंने आपको क्रांति पढ़ाई थी 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के अंदर पर भी जो मुगल सम्राट था उसका ऊपर, बहादुर शाह जफर द्वितीय के ऊपर भी क्या किया गया था? लाल किले के अंदर ही मुकदमा चलाया गया था। इन क्रांतिकारियों के ऊपर भी लाल किले के अंदर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों की सोच क्या थी यहाँ पर कि अंग्रेजों का मानना था कि इनको पूरे देश के सामने क्या दंडित किया जाएगा, ताकि जो और लोग हैं, जो क्रांतिकारी हैं, सैनिक है, वो क्या नहीं करें? राजद्रोह करने की हिम्मत नहीं करें। लेकिन ये दांव उनके उल्टा पड़ गया, और जो भारतीय जनता थी उनमें एक
अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध की भावना, विरोध की लहर जाग उठी, उनका मानना था। और इसी मौके पर आप देखोगे कि ये तीनों व्यक्ति तीन धर्मों के व्यक्ति हैं। एक हिंदी है, मतलब हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, तीन धर्मों के व्यक्ति हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर लोगों में धार्मिक एकता की भावना पनपी और उन्होंने इस समय अंग्रेजों को खिलाफ खूब जोरदार प्रदर्शन किए गए, खूब जोरदार इनका विरोध किया गया। कांग्रेस के द्वारा भी इन सिपाहियों के लिए एक बचाव समिति का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में एक बचाव समिति का गठन किया गया। लेकिन वो इनको फांसी की सजा सुना दी गई जज के द्वारा। इस बचाव समिति में तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे और आसिफ अली, ये मुख्य सहायक थे। और कहा जाता है कि लगभग काफी सालों बाद में, 25 वर्षों बाद में, एक औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू भी उस जो मुकदमा चल रहा होता है उसके अंदर जाते हैं अपना वकील का कोट पहनकर। ठीक है, तो मुख्य जो सहयोगी थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसिफ अली, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूलाबाई देसाई। यहाँ से बहुत बार पूछा गया कि INA की जो बचाव समिति थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भूलाबाई देसाई के द्वारा। जन आक्रोश को देखते हुए वायसराय वेवेल ने क्या कर दिया? मृत्युदंड की सजा को कम कर दिया। और आप ये मानोगे कि मृत्युदंड को कम नहीं किया गया, बिल्कुल एक बहुत कम सजा उनको दी गई, क्योंकि इस समय अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि अगर इन व्यक्तियों को सजा दे दी जाएगी या इनको मृत्युदंड दे दिया जाएगा तो भारत के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि धार्मिक एकताएं अंग्रेजों के सामने आ गई थी। इसमें मुस्लिम लोग भी भाग ले रहे थे, हिंदू भी, सिख भी थे, सभी लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे इस समय। अब कुछ फैक्ट्स हैं कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गुमराह देशभक्त किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। RC मजूमदार का एक कोटेशन है कि गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निसंदेह सुभाष ही थे। अब ये थे सुभाष चंद्र बोस। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए और पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। अब देखिए, आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद कराऊंगा कि पूरा का पूरा सारांश क्या निकला इस चीज़ का, कि आपको जो हर पल आपको याद रखना है, आपकी एग्जाम तक आपको जो चीज़ें याद रखनी है ना हर समय, वो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं अपनी कॉपी के अंदर और उनको बार बार पढ़ना है। तो देखिए किस प्रकार से याद करना है इसको। आई सी अटल स्ट्रगल ऑफ सुभाष फॉर पीली हरी पूरी। आई का मतलब यहाँ पर ICS कि भाई 1920 में ICS की परीक्षा पास की थी। सी का मतलब यहाँ पर CEO, तो किसके CEO बने थे? कलकत्ता नगर निगम के CEO बने थे 24 में, और उसके बाद में 1930 में वो महापौर भी बने थे। अटल का मतलब है अटक, तो 1929 से लेकर के 1931 तक क्या रहे थे? वो अटक के अध्यक्ष भी रहे थे। स्ट्रगल से क्या याद रखना आपको? इंडियन स्ट्रगल, जो 1934 में पहला भाग आया था इंडियन स्ट्रगल, जो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक थी। तो आई सी अटल स्ट्रगल ऑफ सुभाष फॉर, ये यहाँ पर साइलेंट है, ऑफ सुभाष फॉर। याद करने के लिए देखो बार बार दोहराओ मेरे साथ में कि आई सी का मतलब होता है देखना, वैसे याद करना कि मैंने देखा। आई सी अटल स्ट्रगल ऑफ सुभाष फॉर पीली हरी पूरी, यानी कि सुभाष, आप ये ऐसे देखोगे कि एक सुभाष एक आदमी का नाम है और वो कहाँ गया है? किसी की शादी में गया है, खाना खाने, है ना, जिमने गया है, जिमने के लिए गया है। तो भाई वो सुभाष क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, किसके लिए? पीली हरी पूरी लेने के लिए। हरी हरी पूरी अब कहाँ से मिलेंगे? सोच के देखो, पीली हरी पूरी, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो पीली हरी पूरी लेने के लिए क्या कर रहा है वो सुभाष? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन राजेंद्र ने कहा कि भाई तेरे को हरी पीली पूरी ये नहीं मिलेगी, पीली हरी पूरी नहीं मिलेगी, ठीक है, 3-5 मत करे। राजेंद्र क्या कहेंगे? 3-5 मत करे और यहाँ से सीधा चला जा हॉल से, और वहाँ से क्या हो जा? गो हो जा, यू गेट आउट, गो। तो लेकिन राजेंद्र ने कहा कि 3-5 मत करे, या आप ऐसे कह दो कि राजेंद्र ने 3-5 करी और क्या कहा कि यहाँ से चले जाओ, फॉरवर्ड हो जाओ, यहाँ से आगे चले जाओ हॉल से, और वहाँ से आप क्या हो जाओ? बाहर निकल जाओ, यू गो टाइगर। तो ये पूरा का पूरा एक प्रकार से भारत के अंदर रहकर उन्होंने जो किया वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आई सी अटल स्ट्रगल ऑफ सुभाष फॉर पीली हरी पूरी, यानी मैंने देखा अटल का स्ट्रगल, अटल स्ट्रगल देखा सुभाष का, किसके लिए? पीली हरी पूरी के लिए, यानी कि लाइन में लगे हुए हैं, जीमने के लिए गए हुए, लाइन में लगे हुए हैं, पीली हरी पूरी चाहिए सुभाष को। तो पीली का मतलब है इंडियन पिलीग्रिम, 1937 में इनके द्वारा लिखी गई इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है।
हरि का मतलब हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्षता की 38 के अंदर, पुरी का मतलब त्रिपुरी 1939 के अंदर अध्यक्षता की। लेकिन देखिए अब क्या होगा, हरिपुरी के बाद में राजेंद्र जो वहां पर क्या कर रहा था, पूरी डाल रहा था, उसने कहा कि 3-5 मत करे, ठीक है ना। तो उसने 3-5 किया, उसने कहा कि सुभाष को कहा कि 3-5 मत करे। तो यहां से क्या याद रखोगे कि त्रिपुरी अधिवेशन के जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था सुभाष जी ने, तो उसके बाद में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और 3-5 का मतलब क्या है, 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया गया था। तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, कहाँ फॉरवर्ड कर दिया था उसको कि भाई आगे चल, यहाँ पूरी नहीं मिलेगी तेरे को, हॉल में जा और हॉल से सीधा निकल जा, स्केप कर जा, हॉल से सीधा क्या हो जा, निकल जा, यू गो टाइगर, यू गो टाइगर। तो देखो फॉरवर्ड का मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में 3-5 कर रहा था ना, फॉरवर्ड व्यक्ति था वो। होल का मतलब क्या है, होलवेल स्मारक हटाया था 1940 के अंदर। और निकाल से आप यहाँ याद करोगे कि ग्रेट स्केप 17 जनवरी 1941 को वो क्या हो जाते हैं, नज़रबंदी से भाग जाते हैं। यू गो का मतलब क्या है, जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका भारत पर आक्रमण करने के अभियान का नाम क्या था, यू गो। और टाइगर क्या थी, स्प्रिंगिंग टाइगर, स्प्रिंगिंग टाइगर, स्प्रिंगिंग टाइगर। ये ह्यूफ टो के द्वारा लिखी गई सुभाष की जीवनी का नाम है। तो यहाँ तक याद हो गया होगा आपको कि फिर से दोहराओ, आई सी अटल स्ट्रगल ऑफ सुभाष फॉर पीली हरिपुरी। पीली हरिपुरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं सुभाष, लेकिन राजेंद्र ने मना कर दिया, बोला 3-5 मत करे और यहाँ से चलता बन, फॉरवर्ड हो जा, आगे होल से जाता हुआ निकल जा बाहर, यू गो टाइगर यू गो। आगे देखिए अगली ट्रिक है, दीपे जी, एक व्यक्ति का नाम है दीपे जी, और वो कार में क्या कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं। तो दीपे जी कार मो गाना बजासी, मैं की जगह आपको याद रखना मो, दीपे जी कार मो गाना बजासी, गाने। अरे भाई कार चला रहा है दीपे जी, तो क्या करेगा चलाने के लिए, ठीक है ना, जैसे चलाएगा तो उसको आनंद आ रहा है, वो गाने बजाएगा। तो दीपे जी कार मो गाना बजासी। तो देखिए यहाँ पर दी का मतलब है दिल्ली, पे का मतलब है पेशावर। तो दिल्ली से पेशावर की यात्रा की उन्होंने जियाउद्दीन, जी का मतलब जियाउद्दीन के नाम से। और ये इसी प्रकार से है, पहले दिल्ली, फिर पेशावर, फिर का मतलब काबुल, ठीक है, फिर मो का मतलब मॉस्को, और मॉस्को से फिर बै का मतलब बर्लिन, और बर्लिन के बाद में जापान, जा का मतलब जापान, और जापान से सी का मतलब सिंगापुर, सिंगापुर। इस प्रकार से इनकी यात्रा क्रम रही। तो ये आपको याद रखना, बार बार पूछा जाता है कि इनकी यात्रा का क्रम बताओ, तो आपको अब देखिए अब ये रटना ही पड़ेगा आपको। अब ये शॉर्ट नोट्स बना लो और बार बार इनको दिन में एक बार जरूर पढ़ा करो। दीपे जी कार में गाना बजासी, दीपे जी कार में गाना बजासी। तो दिल्ली से पेशावर तक जियाउद्दीन के नाम से गए, फिर काबुल से लेकर के मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंचे, किस नाम से, मो से आपको याद रखना मॉस्को, और मो से याद रखना मोजेटो, ओरलैंडो मोजेटो, ठीक है। उसके बाद में कहाँ गए, जापान गए, और जापान से फिर कहाँ गए, सिंगापुर गए। सिंगापुर में भी देखो उन्होंने क्या क्या काम किए थे, अब ये याद होना जरूरी है आपको। सिंगापुर में क्या क्या कहा था उन्होंने, एक तो सुभाष ने दिल्ली की सरकार को सींगों पर पुनर्स्थापित कर दिया, ठीक है ना। सिंगा से याद रखना आपको, सींग होते हैं ना, सींग। तो दिल्ली की सरकार, भाई सुभाष जी बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, उन्होंने दिल्ली की सरकार को सींगों पर पुनर्स्थापित कर दिया। तो दिल्ली का मतलब तो यहाँ पर लगाओगे दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिया। सरकार का मतलब आज़ाद हिंद सरकार या अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर से किया। और पुनर्स्थापित करने का मतलब क्या है कि आईएनए का पुनर्गठन भी कहाँ पर किया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर के अंदर किया गया। तो देखिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि ऐसा कोई फैक्ट ना हो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से वो छूट जाए, और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको लिख कर व्यवस्थित करके आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। और साथ में मैं आपको ये कहूँगा कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और पूरे भारत के अंदर, तो वहाँ पर ये टॉपिक पूछा जाता है सुभाष जी के बारे में, तो आप हर टॉपिक के बाद में क्या कीजिएगा, ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिएगा, उनको बार बार याद कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते रहा कीजिए कि आपको वीडियोज कैसे लगते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के अंदर इस चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।